इलाहाबाद समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही जो पार्टी है वो सीटों के बंटवारे में लगी हुई है। वहीं बात करें तो एनडीए की तरफ से आरा लोकसभा सीट से आरके सिंह को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया। वहीं बात करें तो माले के द्वारा आरा लोकसभा से सुदामा प्रसाद को इस बार मैदान में उतारा गया। बता दें आपको कि सुदामा प्रसाद जो है वो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं इस बार जो है वो चुनावी मैदान में आरके सिंह के सामने जो है चुनावी मैदान में इस बार जीत हासिल करने के लिए आए हैं। और वहीं बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने जीत की भी बात कही है। आपको सीधे लिए चलते हैं माले के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सुदामा प्रसाद। महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, क्या आपका क्या मुद्दा रहेगा, पार्टी क्या? मूलतः पार्टी का माने परमानेंट 12 महीना 24 घंटा का जो मुद्दा है, एजेंडा है, वो है जो पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा और जो एक फांसीवादी हमला है यहाँ जनता के हर तबके पर और लोगों की न्याय संगत समस्याओं को सुनने के बजाय जिन समस्याओं के समाधान का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी। रोज़गार का सवाल कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया आएगा, किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, 2022 तक हर गरीब के सिर पर छत होगा। उन वायदों से सरकार कहा जाए कि बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर रही है और वो धार्मिक एजेंडों को सामने ला करके जनता के वर्गीय एकता में वो फूट पैदा करने का हर हमेशा अभियान चला रही है। तो ये सामाजिक शांति, सुरक्षा और सद्भाव, लोकतंत्र की रक्षा, जो है संविधान की रक्षा, ये हमारे एजेंडे की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। इसके बाद अगर आप यहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारी ये प्राथमिकता होगी कि भोजपुर ज़िला जो कृषि प्रधान ज़िला है और यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और यहाँ की हर चीज़ जो है खेती पर निर्भर है। यहाँ का रोज़गार, यहाँ के नौजवानों की पढ़ाई, यहाँ का शादी ब्याह, मरनी जीनी सब कुछ खेती पर है। जिस साल खेती बेहतर होती है, अच्छा दाम मिलता है किसानों को, उस साल किसानों के साथ साथ जनता के हर तबके में खुशहाली रहती है, बाज़ार गुलजार रहते हैं। और जिस साल खेती खराब हो जाती है, भाव नहीं मिलता, उस समय ये ज़िला कहा जाए कि दूध से कराह रहा होता है। कृषि की जो जीवन रेखा है, यहाँ सोन नहरें हैं, लेकिन सोन नहरें अपनी बर्बादी पर आठ आंसू बहा रही। 1872 की बनी ये नहरें 100 साल पुरानी हो गई हैं। नहरों में के निचले छोर तक पानी नहीं आ रहा है, इसलिए कि बरसों पुरानी जो यहाँ के किसानों की मांग है कि भाई इंद्रपुरी जलाशय में पानी के रोकथाम की व्यवस्था नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कदवन में एक जलाशय का निर्माण हो, जिसका कहा जाए कि शिलान्यास भी 1990 में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था। वो बन जाए तो ये ज़िला हमेशा खुशहाल रहेगा। हमारी चुनावी प्राथमिकता में ये रहेगा, दूसरे नंबर पर रहेगा। और एक और सबसे बड़ी बात की जो भूमिहीन गरीब किसान हैं, जो यहाँ के खेत मजदूर है, बटाईदार किसान हैं, उनकी खेती जो है घाटे में जा रही है, आम किसानों की खेती। और घाटे की खेती की वजह से जो भूधारी किसान लोग हैं, जिनके पास रोज़गार का दूसरा विकल्प है, वो खेती बटाई पर लगा रहे हैं। तो कल के खेत मजदूर आज बटाईदार किसान हैं, लेकिन बटाईदार किसानों को केंद्र राज्य सरकारों की कृषि योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। हज़ारों करोड़ का जो कृषि बजट है वो कागज़ों पर फाइलों में दब करके रह जाता है। उसका लाभ बिचौलिए लेते हैं या जो ज़मीन के मालिक हैं, जो खेती नहीं करते हैं लेकिन ज़मीन के कागज़ के आधार पर वो खेती का लाभ ले जाते हैं। तो हमारी ये मांग है और हमारा ये प्रयास भी रहेगा लोकसभा के अंदर भी कि जो है बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दिया जाए। हम ये लगातार मांग कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी हमारा विधायक दल लगातार उठा रहा है कि भाई बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन हो, उनको पहचान पत्र दिया जाए ताकि उन्हें भी डीजल सब्सिडी का लाभ मिले, उनका भी क्रय केंद्रों पर सरकारी रेट पर अनाज की खरीद हो, उनका भी बैंक में केसीसी खुले और उन्हें भी कृषि यंत्रों का लाभ मिले, जो बिल्कुल ही सिरे से गायब है। अगर बटाईदार किसान खेती कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन बटाईदार किसानों को खेती का, कृषि का लाभ मिलना चाहिए और हम इसके लिए
लोकसभा में जोरदार ढंग से आवाज़ उठाएंगे। और सर्वोपरि जो शुरू से ही जब से हमारी पार्टी का निर्माण हुआ है कि जब यहाँ माने गरीब गुरबों को अगर व्यवहारिक रूप से तो कहें तो दलित पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को यहाँ दादा बाबू लोगों के सामने खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ होता था। ये सर्वोपरि एजेंडे में रहेगा। जनता का जो मान सम्मान है कि जनता सर उठा करके समाज में चल सके, उसे बराबरी का अधिकार मिले, और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। और पिछले दिनों जो हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास भी किया कि भाई 17 महीने में जो रोजगार का अवसर मिला बिहार के अंदर, जो महागठबंधन की सरकार बनी, 17 साल में जो नहीं हुआ वो 17 महीनों में महागठबंधन की सरकार ने किया। लगभग 5 लाख नौजवानों को नौकरी। यह भारत का पहला राज्य है जहां किसी एक विभाग ने एक दिन में 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। 1.5 माह के अंदर करीब 2,17,000 और जातीय गणना करवाया, जिसमें ये बात उभर करके आई कि आज जो है समाज के निचले पादान पर जो लोग खड़े हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पास ज़मीन कितनी है, उनके पास आवास की स्थिति क्या है, उनके पास रोजगार की क्या स्थिति है। उसमें फुटपाथी दुकानदार भी हैं, शहरी गरीब भी हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके तय जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और उस दिशा में सरकार काम कर ही रही थी, तब तक महागठबंधन की सरकार को गिरा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के जरिए। और जो है एक जो बेहतर प्रयास हो रहा था विकास बिहार में विकास का, उसको रोकने का काम किया गया। ये 17 साल में सरकार ने जो कुछ नहीं किया, महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में किया। यही माने कहा जाए कि सुशील कुमार मोदी जी हैं जो एनडीए की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने ही कहा था कि भगवान भी धरती पर आ जाएगा तो वो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं कर सकता है, उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने ये करके दिखाया। तो मैं समझता हूँ कि ये आज पूरे देश के हर राज्य में हर सरकारों को ये एजेंडा तय करना पड़ रहा है, रोजगार का एजेंडा और जो है आरक्षण का एजेंडा। गणना की बात हो रही है कि पूरे देश में ये गणना करवाया जाए। और हम लोग देख रहे हैं कि आज जो जिस तरह से संविधान को और लोकतंत्र को दरकिनार करके एक राजा महाराजा की तरह नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं। चला क्या रहे हैं? वो लोकतांत्रिक तरीके से देश नहीं चला रहे हैं, बल्कि वो देश को हाँक रहे हैं। जो लोकतंत्र में विपक्ष जो है सरकार का अंग होता है, हमारे बिहार विधानसभा के अंदर भी लिखा है, लेकिन वो अंग समझते ही हैं, वो दुश्मन समझते हैं विपक्ष को कि कोई अगर हमारी नीतियों की आलोचना करता है, अगर कोई रोजगार की मांग करता है, हमारे पुराने वायदों की याद दिलाता है, किसान अगर खेती में विकास की बात करते हैं, तो वो हमारे दुश्मन हैं। उनको ईडी के जरिए परेशान करेंगे, उनको सीबीआई के जरिए परेशान करेंगे। एक तरफ ये राजनीतिक विरोध को कहा जाए कि कुचलने का षड्यंत्र चल रहा है, जैसे हेमंत माननीय मुख्यमंत्री माने जो झारखंड के थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल जी जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री थे उनको गिरफ्तार किया गया है। ये हर जगह जो है विपक्ष की आवाज़ सुनना ही नहीं है। और दूसरे तरफ देश को के कॉरपोरेट घरानों पर, कंपनियों पर उनका खाता सीज करके ये चंदा वसूल कर रहे हैं। हम लोग तो देखते थे 80 के दशक में यहाँ रंगदारी चलता था आरा शहर में कि बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ गुंडे मवाली जाते थे कि 25,000 दो, 50,000 दो, नहीं तो गोली मार देंगे। उसी तरह से ये सरकार जो है ईडी का सहारा लेकर के कंपनियों के खातों को सील कर रही है, और फिर उन कंपनियों के खाते से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके बीजेपी को चंदा जा रहा है, तब उनको काम करने का मौका मिल रहा है। राजनीतिक विरोधियों को ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, अब इनको कार्यकर्ताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और चुनाव के एजेंडों पर भरोसा नहीं है। तभी जो है ये माने इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं कि हम भाई रेलवे दे देंगे अडानी को, कोई हमारा क्या करेगा, हम राजा हैं। हम गैस पेट्रोल दे देंगे अंबानी को, कोई क्या करेगा। हम कृषि कानून के जरिए देश की खेती कॉरपोरेट घरानों को दे देंगे। हम जल जंगल जमीन को कॉरपोरेट घरानों को दे देंगे, क्या करेगा कोई। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। और इसलिए इसको रोकना जरूरी है। अगर मोदी जी की सरकार फिर 2024 में बन गई तो इस देश का लोकतंत्र, संविधान, देश सब कुछ ये खत्म हो जाएगा।
ये कहीं राजा महाराजा की तरह यहाँ के गरीबों को, यहाँ के मेहनत करने वाले लोगों को, मजदूरों को, किसानों को ये गुलाम बनाएंगे और कॉरपोरेटों की चाकरी करवाएंगे। इसलिए इस राज को बदलना जरूरी है। इस राज को बदलना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। हम लोग जरूर यहाँ के जो माननीय सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं यहाँ से, हम लोग ये आज आप लोगों के माध्यम से ये जरूर कहेंगे कि 10 साल से आप यहाँ के सांसद हैं, मंत्री हैं, आपको चुनाव में जाने के पहले आपको अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। 10 साल का आप रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए कि आपने भोजपुर जिले की अर्थव्यवस्था को, यहाँ की खेती को मजबूत बनाने के लिए क्या किया सरकार के लेवल पर, या लोकसभा में कौन सा आवाज़ उठाया जब मंत्री नहीं थे आप, या फिर आपने यहाँ रोजगार का कौन सा व्यवस्था करवाया। ऊर्जा मंत्री हैं, यहाँ कोई एक बड़ा लगना चाहिए था, कहा जाए कि सोलर प्लांट लगना चाहिए था, लेकिन नहीं। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि ग्रामीण गरीबों के यहाँ, शहरी गरीबों के यहाँ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, फर्जी बिल। हम तो दिशा की मीटिंग में भी रखे थे माननीय मंत्री जी के सामने कि आप इनका सुधार कीजिए, लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं है। नहरों में जो है वो माने हेहर लगा हुआ है, नहरों में हेहर लगा हुआ है, लेकिन ये कहीं कुछ नहीं, न खेती के लिए। या कोरोना काल में तो किसी ने माननीय मंत्री जी का चेहरा तक नहीं देखा। हमारे कार्यकर्ता जो है कॉमरेड मनोज मंजिल, जिनको एक फर्जी केस में, एक नकली, एक लवारिस लाश के आधार पर उनको आजीवन कारावास की सजा करवा करके उनकी विधानसभा की सदस्यता खारिज करवा दी गई। पहले तो ये वोट नहीं देने देते थे, और वोट देने को मिला जब गरीब गुरबे अपना प्रतिनिधि चुन करके लोग विधानसभा में भेज रहे हैं तो उनकी सदस्यता ही खारिज करवा रहे हैं, ये नकली केस करके, झूठा केस करके। तो वो लड़ाई लड़ते थे। तो हम लोग तो ये चाहेंगे कि उन्होंने जो किया सब लोगों के सामने है। मनोज मंजिल, गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई हो, बिल्डिंग बने, इसके लिए उन्होंने सड़कों पर स्कूल लगाया। या फिर ज़मीन का सवाल, मजदूरी का सवाल, शिक्षकों का सवाल, स्कीम वर्कर का सवाल वो लेकर के लड़े। तो खैर माने ये हुआ, लेकिन इस बार पार्टी ने घोषणा किया है कि कांग्रेस शिव प्रकाश रंजन, जो RYA के माने स्टेट के सेक्रेटरी हैं, अगियाँव विधानसभा से उनको प्रत्याशी बनाया गया है गठबंधन का। तो आप लोगों के माध्यम से हम उनके बारे में भी कह रहे हैं, और ये जरूर चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। ये पूरा का पूरा इस जिले की जनता को, यहाँ के किसानों को, मजदूरों को ये पूरा हक है, अधिकार है उनसे जानने का कि आपने पिछले 10 वर्षों में क्या किया, कोरोना काल में आपने क्या किया। कहीं जनता ने, हम लोगों ने विधानसभा में उठाया कि भाई लॉकडाउन पैकेज जो ये मिला है 20 लाख करोड़ का, ये क्या आरा शहर के चरपोखरी, पीरो, जगदीशपुर के व्यवसायियों का इस पर अधिकार नहीं होता है? जो फुटपाथी दुकानदार हैं, छूटे मझोले व्यवसायी हैं, उन लोग तो हम लोग ने देखा कोरोना काल में लंबे लॉकडाउन के कारण उनकी हालत खराब थी। वो कर्जा लेकर के, वो बीबी का गहना जेवर बन के रह करके किसी तरह से उन लोगों ने परिवार को जिंदा रखा। ये भाकपा माले के कार्यकर्ता थे, ये तमाम कार्यकर्ता थे, कॉमरेड मनोज मंजिल थे, हम लोग थे, सारे लोग यहाँ जो भी साथी बैठे हैं, सब लोगों ने वैसे लोगों का पड़ताल किया देहाती इलाकों में कि किनके जो है भाई बंधु जो है पति गए हैं हरियाणा पंजाब कमाने के लिए। वो तो खुद उनके सामने मैंने कहा जाए कि भोजन की समस्या थी, आपको पैसा कहाँ से भेजेंगे। हम लोगों ने चंदा बेहरी करके उनके घरों में आटा पहुंचाया, आलू पहुंचाया, दाल पहुंचाया। तो जैसा कि देखा आपने कि माले के द्वारा आज आरा के कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सुदामा प्रसाद के द्वारा लगातार किया गया कि जो मुद्दे हैं वो इस बार विकास के मुद्दे होंगे, और कहीं ना कहीं जो इस बार जीत उनकी रहेगी वो विकास के मुद्दे पर रहेगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतने का काम करेंगे, साथ ही आरा को एक स्वच्छ और सुंदर मतलब शहर है उनको बनाने की बात कही। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि अब जनता का माहौल क्या है, मूड क्या है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा, और किसके सर पे ताज सस्ता है आने वाले दिन में मालूम पड़ेगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए याद। नमस्कार।